हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, पाथवेज दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड आर कॉल्ड। यहाँ पे सिंपल बोला है कि जितने भी हमारे पास तरीके होते हैं या फिर रास्ते होते हैं जिससे बेसिकली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में, डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में। और कहाँ पे, जो हमारे कंप्यूटर का जो हमारा सिस्टम बोर्ड होता है या फिर इसको हम बोलते हैं मदर बोर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ कि मदरबोर्ड के ऊपर ऐसी कौन सी लाइंस होती हैं या फिर कौन सी ऐसी पाथवेज होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो उन जो लाइंस हैं उनको हम कंप्यूटर की टर्म में क्या बोलते हैं, वायर लाइंस बोलते हैं, बस लाइंस बोलते हैं, लॉजिक पाथ बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं, फिर नेटवर्क लाइंस बोलते हैं। तो याद रखना इनको हम क्या बोलते हैं, बस लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकेंड होगा राइट आंसर। इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारी कंप्यूटर में बसेस कितने टाइप की होती है। अगर हमने बस ही देखी है तो हम देख लेते हैं हमारे जो कंप्यूटर में बसेस होती हैं, या फिर सिंपली हम बोलें कि जो कनेक्शन होता है कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो बसेस कितने टाइप के हम मेनली पढ़ते हैं। अगर हम बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे हम तीन टाइप के पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं डाटा बस, एक हम पढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे हमारी एड्रेस बस, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं कंट्रोल बस। तो जो ये मेन है, जो हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं उस टाइम पे हम बेसिकली ये तीन बसेस पढ़ते हैं, जो कि कौन कौन सी होती है, डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, और हमारी कंट्रोल बस होती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डाटा बस में पूछी जाती है, अब डाटा बस क्या काम करता है, ये डाटा कैरी करने का काम करता है किस किस के बीच में, जो हमारे सीपीयू या फिर अदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार, कि जो हमारा डाटा बस होता है, जो हमारा डाटा बस होता है इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारा कैरीज करता है जो भी डाटा होगा किस किस के बीच में, बिटवीन हमारे सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स। अब अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से आगे, सीपीयू के साथ जो अदर कंपोनेंट्स वो कौन कौन से आगे, फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी होगी। इसके अलावा जो हमारे इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस होंगे, इनके बीच में क्या करेंगे, जो भी मुझे डाटा इन इन करना है या फिर जो भी डाटा मुझे आउट करना है, उसके उसके लिए हम कौन सी बसेस का यूज करेंगे, बेसिकली डाटा बस का यूज करेंगे। तो याद रखना इसमें तो एक चीज ये आती है इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट डाटा बस में पूछी जाती है कि डाटा बस क्या होती है, हमारी यूनि डायरेक्शनल होती है कि बाई डायरेक्शनल होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डाटा बस क्या होता है, हमारा एक बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब जिनको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो इसको बस समझने के लिए इतना समझ लो कि हमारे पास क्या करते हैं, हम डाटा को इनपुट भी करते हैं, और जो डाटा का इनपुट होने के बाद रिजल्ट जनरेट होता है तो डाटा का क्या आता है, आउटपुट भी आता है। तो बेसिकली क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों हमें रिक्रूटमेंट या फिर रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली हम बोले। तो उस टाइम पे हमारा जो काम होता है वो बाई डायरेक्शनल काम होता है, तब हम बोलते हैं जो हमारी डाटा बस है वो क्या है, एक टाइप की बाई डायरेक्शनल है। किससे क्या होता है कि जो डाटा है वो किसी, मान लो इनपुट डिवाइस से सीपीयू के पास भी जाता है, और सीपीयू से जो डाटा है वो फर्दर कहाँ पे जाता है, हमारे आउटपुट डिवाइस के पास भी जाता है। तो डाटा बस क्या होती है, हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दो तरीके से काम करती है ये। इसके अलावा जो डाटा बस में है, हाँ इम्पोर्टेंट आता है कि जो हमारी डाटा बट की जो वो होती है, क्या बोलते साइज होता है, विड्थ होती है, वो डिफाइन करती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। मान लो मेरे पास जो डाटा बस है वो 8 बिट की है, तो 8 बिट का मतलब क्या है कि मैं उसमें 8 बिट ऑफ इनपुट भेज सकता हूँ या फिर 8 बिट ऑफ जो आउटपुट भेज सकता हूँ। तो ये काम होता है बेसिकली जो हमारा डाटा बस का होता है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे, एड्रेस बस। अब एड्रेस बस में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड नंबर पे आ गया हमारी एड्रेस बस। ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है ना, एड्रेस बस आ गया। अब एड्रेस बस का इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, ये आती है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। अब एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, क्योंकि एड्रेस बस का जो एड्रेस होता है, या फिर बेसिकली सिंपल एक टर्म में बोलूं कि जितने भी हमारे एड्रेसेस होते हैं वो कौन जनरेट करता है, हमारा सीपीयू जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एड्रेस बस क्या 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 कैरी करती है, इसमें लिख देता हूँ, एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम, कहाँ से, हमारे प्रोसेसर से है ना, प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंपली एक चीज में समझना हो, फॉर एग्जांपल सीपीयू या फिर जो हमारा प्रोसेसर है, इसको किसी डाटा की जरूरत है, वो डाटा कहाँ पड़े मिलेगा हमें हमारा किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर, है ना। तो सीपीयू क्या बोलेगा, सीपीयू बोलेगा कि ये मेमोरी है, इसकी मेमोरी सेकंड नंबर लोकेशन पे, मान लो यहाँ पे लोकेशन देता हूँ 1 2 3 करके, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे एक सेकंड नंबर की लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाके जो भी उसके अंदर कंटेंट पड़ा है, मान लो यहाँ पे ए पड़ा है, उस कंटेंट को लेकर आना है। तो सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा 2, और एड्रेस कौन कैरी करके ले जाएगा, हमारा एड्रेस बस, एड्रेस बस कैरी करके ले जाएगा। और जो इसके इस एड्रेस पे जैसे वो जाएगा, इस एड्रेस पे जब जैसे वो जाएगा, उस बेसिकली वो एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा, तो उस एड्रेस का जो कंटेंट है वो कौन भेजेगा, डाटा बस भेजेगी। ठीक है, डाटा बस भेजेगी, और डाटा बस किसको, डाटा बस से क्या कैरी हो जाएगा, ए हमारा कैरी होके कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के पास। अब मान लो कि मुझे वो किसी मेमोरी लोकेशन में ही सेव करना है, पर उसको मुझे 3 में सेव करना है, तो फर्दर जो प्रोसेसर है वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और उस डाटा को कहाँ भेज देगा, फर्दर वहाँ पे हमारे लोकेशन नंबर 3 पे वो उसको भेज देगा। तो ऐसे करके जो हमारा सीपीयू या फिर बसेस का बेसिकली काम क्या होता है कि, और देखो डाटा बस ने क्या किया, डाटा लेकर भी आया, और साथ में सीपीयू ने जो डाटा मतलब मेमोरी सेव करना था उसको लेकर भी गया। पर एड्रेस बस का काम क्या था कि सीपीयू ने जो भी एड्रेस जनरेट किया, उसने बोला कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है बेसिकली, है ना। तो एड्रेस बस का काम क्या था कि वो एड्रेस कैरी करके लेकर गया कि मुझे इस लोकेशन पे पहुंचना है। तो बस यही काम होता है एड्रेस बस का, कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है, उस लोकेशन के अंदर जो भी डाटा वगैरह पड़ा होगा वो कौन लेकर आएगा, फर्दर बाद में डाटा बस लेकर आएगी। तो ये एक क्या क्या होता है, बेसिक हमारी इंट्रोडक्शन होते हैं जब हम हार्डवेयर ऑफ या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हमारे सिस्टम का, सीपीयू का, या फिर सिंपल बोलो तो माइक्रो प्रोसेसर का। जब भी हम कोई इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ये बेसिक चीजें आती हैं, और इतना डीप में समझने के लिए जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो हमारी एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, और जो हमारी डाटा बस होती है वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। अब इसका काम कैसा होता है, ये हमने एक थोड़ा सा एक मतलब इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल देख लिया इसका, क्या एक्चुअल में कैसे वो काम करता है हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट, which among the following is the reboot where the power to the system is physically turned off and back on again, causing an initial boot of the machine? अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि हम सिंपली यहाँ पे देखो एक लाइन में हमें एक चीज पकड़नी थी कि यहाँ पे बोला था कि इनिशियल बूट ऑफ द मशीन। अब इनिशियल बूट ऑफ द मशीन क्या होती है हमारे पास, हार्ड बूटिंग। ठीक है, हार्ड बूटिंग, या फिर इसको मैंने क्या पढ़ाया था, एक तो हार्ड बूटिंग पढ़ा था हमने, या फिर इसको बोलते हैं दूसरे तरीके में हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आता है कोल्ड बूटिंग में। हार्ड बूटिंग आ गया, या फिर इसको बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। और दूसरा क्या आता है, जब हम रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, जैसे मान लो सिस्टम ऑन होता है उस टाइम पे क्या होती है हमारे पास, सॉफ्ट बूटिंग बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो ये दो नाम है बस इन चीजों के, पर यहाँ पे देखो सिंपल लिखा था कि इनिशियल बूट ऑफ द मशीन होता है, मतलब सिस्टम अभी स्टार्ट हो रहा होता है, और कब, जब हमने टोटली टर्न ऑफ था, उसके बाद हम उसको दोबारा से ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जो इनिशियली बूट परफॉर्म होता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन में देखो यहाँ पे एक कोल्ड बूटिंग दे सकता है एग्जामिनर, या फिर दे सकता है हार्ड। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या होंगे, राइट होंगे, या तो कोल्ड होगा या तो हार्ड होगा, तो ये हमारे क्या है, दोनों ही राइट आंसर होंगे। और वार्म बूटिंग तो हमने देख लिया, वार्म बूटिंग कब होता है, जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, है ना, ये हमने पहले भी ये चीजें पढ़ रखी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम डिजाइनिंग टूल्स आर कंटेन स्टैंडर्ड ग्राफिकल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द लॉजिक फ्लो ऑफ डाटा। अब यहाँ पे लिखा है कि देखो ग्राफिकल सिंबल्स होंगे जो काम क्या करेंगे, कोई भी लॉजिक होगा किसी फ्लो ऑफ डाटा का या फिर प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम या फिर कोई डाटा है वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बारे में बताएगा, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल सिंबल, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, थर्ड होगा राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती है, एक तो बेसिकली इसने क्या किया, हमें एक फ्लो मतलब बताने का काम किया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअल में कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कि एक तो इनके सिंबल दिए जाते हैं एग्जाम में, और पूछा जाता है कि जो हमारा सिंबल है इनका नाम क्या होता है। ठीक है, एक तो सिंबल दिया जाता है, सिंबल का नेम पूछा जाता है, और साथ में इनका फंक्शन पूछा जाता है बेसिकली, कि ये क्या काम क्या करते हैं। ये तीन चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सिंबल आता है ओवल का। ओवल सिंबल हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे करके होता है हमारा सिंबल, ये ओवल शेप का। ये बेसिकली क्या काम, इसका मेन काम क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट या फिर एंड किसका, फ्लो चार्ट का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, या फिर दूसरा क्या यूज होता है, एंड ऑफ
फ्लो चार्ट, जो हमारा फ्लो चार्ट है इसको स्टार्ट या फिर एंड करने के लिए हम कौन सा सिंबल को यूज करते हैं, हम उस टाइम पे ओवल का यूज करते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब इसका बेसिकली इस जो सिंबल है इसका यूज क्यों करते हैं, जब भी हमें कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन दिखाना होता है तब हम इसका यूज करते हैं, और ये कुछ इस तरीके का होता है ऐसे करके, ठीक है। मैथ्स में होता है ना जैसे पैरेललोग्राम का सिंबल, बस एज इट इज वैसे ही होता है ना। और इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास इनपुट होता है, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन को दिखाने के लिए, आउटपुट के जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उनको दिखाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम सिंबल का। इसके अलावा हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट आता है रेक्टेंगल, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। बस याद रखना पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को शो करने के लिए, और जो हमारा रेक्टेंगल होता है ये एक्चुअली में बताता है कि जो इनपुट आउटपुट आया उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ ये शो करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। और प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग हमें पता है जो हमारा ALU है वो किस टाइप की प्रोसेसिंग कर सकता है, या तो कोई अर्थमेटिक होगी, या कोई अर्थमेटिक जो होगी हमारे पास, या फिर कोई जो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन के जितने भी होंगे प्रोसेसिंग के अंदर हमारे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके अलावा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि आपको जो प्रोसेस करना होगा डाटा, तो आप उस टाइम पे कौन सा सिंबल यूज करोगे। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है ओवल का यूज करोगे आप, कि आप रेक्टेंगल का यूज करोगे, कि आप पैरेललोग्राम का यूज करोगे, है ना। तब याद रखना जब भी हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम रेक्टेंगल सिंबल को यूज करते हैं। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है डायमंड सिंबल, जो अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली। अब डायमंड सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, डायमंड शेप का होता है। अब इसका मेन क्या काम होता है, डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का। अब डिसीजन मेकिंग इन द सेंस क्या है कि कोई भी चीज है वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ट्रू या फिर फॉल्स दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डायमंड का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो या फिर मतलब कोई इक्वेशन है, मान लो कि x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये या तो ये बात सच हो सकती है या तो ये बात क्या होगी, गलत होगी, है ना। क्योंकि x में मैं मान लो फर्स्ट टाइम मैंने 0 डाल दिया तो 0 इक्वल टू 0, तो ये बात ट्रू होगी, तो वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यस वाला। और मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया या फिर 2 डाल दिया फिर 3 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया 0 के अलावा, तो वो क्या करेगा, नो वाला पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे इस टाइम पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कौन सा पाथ लेना है, तो उस टाइम पे हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डायमंड का सिंबल यूज करते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आता है जो एरो सिंबल आ गए, ठीक है। एरो बेसिकली क्या काम करते हैं, फ्लो लाइन बताते हैं कि एक्चुअल में क्या जो हमारा डाटा है वो कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारे पास जो एरो सिंबल्स है ना, इस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, एरो हमारे सिंबल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जितने भी, चाहे वो प्रोग्रामर का एग्जाम हो, चाहे वो ऑपरेटर का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी क्लरिकल कोई एग्जाम हो जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आता है, तो वहाँ पे कई बार एग्जामिनर ये चीजें पूछते हैं बार बार। इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है सर्कल आता है सिंबल। सर्कल का हमें पता है, सर्कल ऐसे सिंबल ऐसे होता है। अब सर्कल क्या काम करता है, ये पेज कनेक्टर का काम करता है, पेज कनेक्टर का ये काम करता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आता है कुछ इस टाइप का सिंबल आता है एक, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ऑफ पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस कैन वर्क ऑन एनी सरफेस फ्रॉम अ ग्रेनाइट काउंटर टॉप टू अ कारपेट। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्चुअल में कौन सा ऐसा माउस है जो किसी भी सरफेस के ऊपर इजीली काम कर सकता है, ठीक है। चाहे वो मतलब सिंपली अगर हम नॉर्मल हिंदी में बोलें कि चाहे वो सरफेस है मतलब काफी चिकनी टाइप होगी, चाहे वो हार्ड भी सरफेस भी होगी, ठीक है, चाहे वो मतलब पेपर टाइप पेपरलेस इस टाइप की जितनी मर्जी जो भी सरफेस होगी उन सभी पे इजीली काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट लिखा है जैसे मैकेनिकल माउस, सेकंड लिखा है ऑप्टिकल माउस, थर्ड लिखा है लेजर माउस, या फिर फोर्थ लिखा है ब्लू ट्रैक माउस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ट्रैक माउस बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
अब ब्लू ट्रैक माउस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो जो हमारा ब्लू ट्रैक माउस है इसको डेवलप किया था हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। अब जो हमारा ब्लू ट्रैक है ये एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास, देखो इससे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इसको कनेक्ट करने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में हमें पता है सबसे पहले जो हमारे मैकेनिकल माउस थे वो माउस किस तरीके के होते थे, उनके नीचे क्या होता था, एक रबर टाइप की एक बॉल हुआ करती थी, और जैसे जैसे वो बॉल मूवमेंट करती थी वैसे वैसे हम क्या करते थे, जो कर्सर था वो भी मूव करता था। और उसके बाद क्या आए थे हमारे पास, ऑप्टिकल माउस आए थे। ऑप्टिकल माउस में क्या होता था कि लाइट जो सरफेस के ऊपर इम्पैक्ट करती थी और उसके हिसाब से क्या होता था, जो फर्दर आगे हमारा कर्सर जो है मूव करता था। पर इसमें क्या था दिक्कत, जो हमारे सेकंड वाले में थी, ऑप्टिकल में दिक्कत थी कि अगर हमारे पास जो सरफेस है वो अगर नॉर्मल रहा, कि ऑप्टिकल जिसमें लाइट में कोई मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तो हम सिंपली इसको यूज कर सकते हैं। पर मान लो कि कई जगह हम जो काफी सरफेस जो स्मूथ है उस टाइम पे दिक्कत आ जाती है हमारे ऑप्टिकल में, है ना। तो इसी जो दिक्कत है इसको खत्म किसने किया था, हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने खत्म किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी थी, उन्होंने ब्लू ट्रैक टेक्नोलॉजी यूज करी थी, ठीक है। ब्लू ट्रैक टेक्नोलॉजी यूज करी थी। अब इस टेक्नोलॉजी में होता क्या था कि इन्होंने ऑप्टिकल और लेजर के सेंसर को इम्प्रूव कर दिया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, हम सिंपल बोले कि जो ऑप्टिकल थे और प्लस जो हमारे लेजर के जो सेंसर थे, इन्होंने इन दोनों को इकट्ठा यूज किया था, जिससे क्या हुआ था इन द एंड, जो हमारे माउस थे, ठीक है, वो क्या थे, काफी एक्यूरेट हो गए थे और इजीली किसी भी सरफेस के ऊपर वो वर्क कर सकते थे। तो बस वही चीज पूछी थी कि ऐसे कौन से माउस होते हैं जो किसी भी सरफेस के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। तो तब आता है हमारे ब्लू ट्रैक माउस, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्टिकल माउस भी दे रखा था, पर ऑप्टिकल माउस को अगर देखना, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, एक ब्लू ट्रैक माउस परचेज करके देखना और एक ऑप्टिकल परचेज करके देखना जो नॉर्मल ऑप्टिकल होगा। अब उन दोनों को जब आप अलग अलग डिफरेंट सरफेस पे देखोगे तो देखना जो ऑप्टिकल वाले हैं वो अलग अलग सरफेस पे इजीली मतलब अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे, तो जो ब्लू ट्रैक वाले हैं उसको आप किसी भी सरफेस पे यूज कर लो, वो काफी ठीक ढंग से वर्क करेंगे, है ना। ये तभी जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द named area on a disk that is used to store related subfolder and files are called। यहाँ पे सिंपल बोला है कि एक कौन सा एक एरिया होता है डिस्क के अंदर जिसमें हम सब फोल्डर भी होते हैं और उनमें हम फाइल्स भी मतलब बेसिकली स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें बताए कौन से होते हैं, फोल्डर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो एक फोल्डर के अंदर क्या होता है, एक फोल्डर के अंदर काफी सब फोल्डर भी हो सकते हैं। मान लो एक सब फोल्डर 1 आ गया, सब फोल्डर 2 आ गया, या फिर सब फोल्डर 1 आ गया, सब फोल्डर 2 आ गया, सब फोल्डर 3 आ गया, है ना। और सब फोल्डर 1 के अंदर मान लो सब फोल्डर 2.1 आ गया, सब फोल्डर 2.2 आ गया, ऐसे करके क्या होते हैं सारे के सारे सब फोल्डर भी होते हैं। और एक फोल्डर के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल फाइल्स भी होते हैं। तो मान लो फाइल नंबर 1 आ गई, फाइल नंबर 2 आ गई, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल में है किसके अंदर, एक पूरे के पूरे फोल्डर के अंदर है। तो बस वही चीज पूछी थी कि ऐसा कौन सा एरिया होता है डिस्क में जो स्टोर करता है सब फोल्डर और फाइल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन यू आर रीरूटेड फ्रॉम योर रिक्वेस्टेड इंटरनेट साइट टू अनदर अनडिजायर्ड साइट, है ना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इनको इसको हम बोलते हैं फार्मिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि इसको अगर हम सिंपली समझे, मान लो कि मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, मैं एक सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उस उस सिस्टम में मैंने एक वेबसाइट लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है www.abc.com, है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगी, मेरी डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, है ना। डीएनएस सर्वर मतलब डोमेन नेम सर्वर। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम तो एबीसीडी ऐसे करके लिखेंगे www.abc.com, तो ये क्या करेगा abc.com। तो डीएनएस के अंदर क्या होता है, एबीसी का क्या होता है एक्चुअल में आईपी एड्रेस, कि मुझे जो यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है इसको कौन से आईपी के ऊपर भेजना है। तो मान लो इसका आईपी है 1.2.3 ऐसे करके इसका आईपी है। तो क्या करेगा डीएनएस सर्वर कि मैंने इसको ये लिखकर भेजा, पर डीएनएस सर्वर ने इसको कन्वर्ट कर दिया 1.2.3 में। और 1.2.3 में जैसे इसने कन्वर्ट कर दिया तो मैं अपनी साइट पे पहुंच गया जहां पे मुझे जाना था, जिसका नाम क्या है, एबीसी साइट मेरी, वहां पे मैं पहुंच गया। पर जब हम बात करते हैं फार्मिंग की, होता है फार्मिंग में क्या है कि एक अटैकर ने क्या किया, इस सर्वर पे अटैक कर दिया, ठीक है। अटैकर ने क्या किया, या फिर सिंपल बोलो एक हैकर है, हैकर ने क्या किया, डीएनएस सर्वर पे अटैक कर दिया
उसने क्या किया, मैंने तो abc.com ही मतलब टाइप किया अपने यूआरएल में, पर उस टाइम पे जो मेरी एक्चुअल एबीसी साइट थी, मैं उस साइट पर नहीं गया। जो एबीसी साइट थी मैं उस साइट पर नहीं गया। उसने क्या किया, जो ये मेरा डीएनएस था इसी को चेंज कर दिया और इसको कर दिया 3.2.1। तो जैसे मैं www.abc.com लिखता हूँ तो मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, दूसरी एबीसी मान लो एक फेक वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर ही चला जाता हूँ, ओरिजिनल पे नहीं जाता हूँ, फेक पे चला जाता हूँ। अब इस टाइम पे देखो क्या हो रहा हूँ, मैं री रूट हो जा रहा हूँ, मुझे जाना तो यहाँ पे था पर मैं पहुंच कहाँ जा रहा हूँ, मैं पहुंच जा रहा हूँ दूसरी फेक वेबसाइट के ऊपर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं, कि मैंने एक्चुअल में जो चीज मुझे जिस लोकेशन पे जाना था मैं उस लोकेशन पे नहीं पहुंच के मैं अटैकर की वजह से क्या किया, किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर पहुंच गया, है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं फार्मिंग। इस अटैक को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग। जब हम साइबर सिक्योरिटी वगैरह पढ़ते हैं वहां पे ये सारी की सारी टर्म्स आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड होगा राइट आंसर। Next आ गया, what is the term that refers to an ad hidden inside software that you download from an internet site? हम क्या बोलेंगे उस टर्म को, एक बेसिकली एड होती है जो हिडन होती है, किसमें, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द इंटरनेट या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो उसको सिंपल लाइव एग्जांपल देखना हो, जब हम किसी फ्री सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या फिर सिंपल किसी फ्री एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे उसके साथ केवल एड्स भी एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, एड वगैरह भी चल रही होती हैं। तो बस वो भी क्या चीज़ है, एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे मेन प्रोग्राम के साथ अटैच होता है, या फिर सिंपल बोल लूँ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरे सॉफ्टवेयर के साथ ही ऐड होकर आता है, जिससे मुझे एड्स वगैरह मेरे फ़ोन पे दिखती हैं या फिर हमारे सिस्टम में दिखती हैं। ठीक है, तो बस उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं कि उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवेयर। जो हमें ऐड वगैरह दिखती हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा। अब एडवेयर हार्मफुल भी हो सकते हैं और हार्मलेस भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो जो एडवेयर है वो जेन्युइन है कि नहीं है ना। तो ऐड हमारे पास कितने तरीके के आते हैं, अगर हम नॉर्मली एड्स की बात करें, एक तो आती है हमारे पास जैसे पॉपअप एड्स आती हैं, है ना, जैसे पॉपअप वगैरह आती हैं वो काफ़ी इरिटेट करती हैं, जैसे पॉपअप एड्स आती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एड्स आती हैं, जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एडवर्टाइजिंग वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो एक आती है जैसे रीडायरेक्ट सर्च रिजल्ट टू एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स। ठीक है, तो एक काम तो ये कर देती हैं जो हमारी एडवेयर होती है, मतलब सिंपली मैंने क्या किया, जैसे हमने किसी चीज़ पे क्लिक किया तो वो क्या करेगा, हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड काम क्या करती है जो एडवेयर है, ये कैप्चर करती है हमारा जो हमारे यूज़र के कंटेंट होता है, यूज़र का जो कंटेंट होता है बेसिकली उसको एक तरीके से क्या करता है, कैप्चर करती है, और बाद में वो जो डाटा होता है उसको क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको सोल्ड करती हैं, जिससे वो क्या करती हैं, पैसे वगैरह कमाती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फाइल इज कॉमनली यूज्ड ऑन एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी बेसिकली मॉनिटरिंग फाइल होती है जो कॉमनली यूज की जाती है या फिर एक्सेप्ट की जाती है फ्रॉम इंटरनेट साइट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कुकीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली कुकीज़ का एक बस एक चीज़ पूछी जाती है फिल इन द ब्लैंक करके, कि ऐसा कौन सा स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वेबसाइट जो सेंड करती हैं ब्राउज़र को, जिससे बेसिकली स्टोर की जाती है यूज़र की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि अगर आपने क्या किया, किसी वेबसाइट पे आपने विजिट किया, फर्स्ट टाइम आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, उस टाइम पे देखना कई बार ऑप्शन आता है कि आपको एक्सेप्ट करनी है कुकीज़, है ना, एक्सेप्ट करनी है आपको, क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है आपको कुकीज़। तो जैसे आप क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो कुकीज़, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ब्राउज़र होता है, जैसे मान लो कि मैंने क्रोम में ओपन किया है, तो क्रोम क्या करेगा, जो भी जितनी भी मैं चीज़ें या फिर जितना भी टाइम मैं उसके ऊपर स्पेंड कराऊंगा उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करी है, उसमें मैंने कुकीज़ एक्सेप्ट कर ली हैं फ्लिपकार्ट की, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, मतलब जो फ्लिपकार्ट की जो कुकीज़ हैं वो क्या करेंगी, मेरी सारी की सारी हिस्ट्री चेक करेंगे कि मैं उस टाइम पे क्या सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बुक्स सर्च करी हैं, इसके अलावा मैंने देख लिया कि मुझे कोई मोबाइल परचेज करना है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करके रखेगी, कुकीज़ के अंदर। ठीक है, और ये कुकीज़ कहाँ स्टोर होंगी, मेरे मोबाइल की स्टोरेज में। ठीक है, या फिर जो हमारा कंप्यूटर की जो हमारी स्टोरेज है वहाँ पे क्या होंगी, ये
स्टोर होंगी। अब कंप्यूटर की स्टोरेज कौन सी, जो हमारी ब्राउजर की स्टोरेज होती है। ठीक है, ये बात देखना, जो हमारा ब्राउजर की स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा भर गई होती है, क्योंकि जो हमारी कुकीज़ होती है मल्टीपल वेबसाइट्स की, वो स्टोर करके रहती हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, मान लो फर्स्ट टाइम मैंने बुक्स या मोबाइल वगैरह सर्च किया और मैंने मोबाइल में भी कोई पर्टिकुलर आइटम सर्च करी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे मैं सेकंड टाइम अपनी वेबसाइट विजिट करूंगा, तो मुझे जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने चीज़ें सर्च करी थी वही सबसे पहले मुझे वहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कोई पर्टिकुलर बुक सर्च करी थी, मुझे सबसे पहले वही बुक्स वहाँ पे शो होंगी, डिस्प्ले होंगी, कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपको हम सबसे पहले ये चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है हमारे कुकीज़ का। इसके अलावा कुछ और नुकसान भी होता है कुकीज़ का वैसे देखा जाए, क्योंकि हैकर वगैरह क्या करते हैं, कुकीज़ को यूज़ करके यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हासिल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान भी होते हैं पर कुछ हमारे फायदे भी होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कुकीज़ हमारे कितने टाइप्स की आती हैं। एक तो आती है जो हमारे पास फर्स्ट पार्टी आती है। ठीक है, फर्स्ट पार्टी से हम समझ गए हैं, फर्स्ट पार्टी कौन होगी, जो जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट ने ही अपनी क्या बनाई होगी, कुकीज़ बनाई होंगी। और फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल साइट है तो इन्होंने अपनी क्या बनाई होंगी, कुकीज़ स्टोर करने का एक वो किया होगा, है ना, कुकी स्टोर करने का मैकेनिज्म बनाया होगा। और एक आती है हमारे पास थर्ड पार्टी। ये अब थर्ड पार्टी कुकीज का मतलब क्या है कि वो उन्होंने नहीं, मान मान लो फ्लिपकार्ट ने नहीं बनाई होगी। ठीक है, वो फ्लिपकार्ट ने नहीं बनाई होगी पर फ्लिपकार्ट के बिहाफ पे किसी थर्ड कंपनी ने बनाई होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी कुकीज। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। अगर कुकीज का पूछा भी जाए तो बस यही पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन था, कि कौन सा ऐसा मॉनिटरिंग फाइल होती है जो कॉमनली यूज की जाती है और जिसको एक्सेप्ट किया जाता है फ्रॉम इंटरनेट वेबसाइट से, या सिंपली इंटरनेट साइट लिखा है तो यहाँ पे लिखा जाता है कि ये बार वेबसाइट से। तो उस टाइम पे भी हमारा क्या राइट आंसर होता है, कुकीज हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी थोड़ी बहुत डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।